भव्यात्माओं दर्शन मार्ग में अब समय हो चला है कि अब हम संख्या प्ररूपना की कुछ गाथाएं जो है, दो ही गाथा है संख्या प्ररूपना की, उनका उच्चारण करके उसको भी समझ लेंगे। ठीक है, कल हमने सिर्फ उच्चारण करके उसका शब्दार्थ देखा था, आज थोड़ा विशेषार्थ की तरफ चलना है। सबसे पहले गाथाओं को देख लेते हैं और फिर विशेषार्थ की तरफ चलते हैं। जोगे चहुरखाणं पंचखाणं च खीनचरीमाणं चक्षूण मोहि केवल परिमाणं ताननानं च ए इंदिय पहुदीनं खीनकसायणंत रासीनं पेयंदिय पहुदीनं खीनकसायन्तनन्तरासीनं जोगो अचक्षुदंसन जीवाणं होदि परिमाणम्। अर्थात जो क्षीण कषाय गुणस्थान तक, 12वें गुणस्थान तक जितने भी चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव है, उनका जोड़ रूप उनकी कुल संख्या मिलाकर के चक्षुन्द्रिय जीवों, चक्षुदर्शनी जीवों की संख्या होती है। जितनी अवधि ज्ञानियों की संख्या है उतने ही अवधि दर्शनी जीव है, और जितने केवल ज्ञानी है उतने ही केवल दर्शनी जीव है। 488 में कहा इंद्रिय बहुदीनम, एकेंद्रिय से लेकर के क्षीण कषाय तक के, क्षीण कषायंतनम, तो वो अनंत राशिनम है। वो कितना है? अनंत राशि है। जोगो, ये जोड़ रूप है। ये किसका है? अचक्षुदंसन जीवाणम होदि परिमाणम, ये अचक्षुदर्शन की संख्या कही गई है। अब नीचे आपको चार्ट दिख रहा है, इसी को चार्ट रूप में रखा हुआ है। चक्षुदर्शन में चतुरिंद्रिय सारे और पहले से 12वें गुणस्थानवर्ती पंचेंद्रिय जीवों की संख्या है। तो पहले गुणस्थान में संगी और असंगी ये दोनों भी आ जाएंगे पंचेंद्रिय में से, और फिर दूसरे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक सिर्फ और सिर्फ संज्ञी ही आ जाएंगे। ठीक है, दूसरे गुणस्थानवर्ती असंज्ञों में क्यों नहीं होते? प्रश्न है, दूसरे गुणस्थानवर्ती सासाधन गुणस्थानवर्ती असंगी पंचेंद्रियों में क्यों नहीं हो सकते? जब मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं तो सासाधन भी मिथ्या दृष्टि के जैसा ही होता है, पर वो असंगियों में नहीं होता है, सिर्फ संगियों में ये भेद होता है। ऐसा क्यों? कौन बताएगा? हाँ चलिए, डॉक्टर शैला दीदी बताइए। मन नहीं होता ना उनको। मन नहीं होता, संगी और असंगियों को, बात तो वही हो गई। संगी तो मन वाले हैं, मन असंगी वाला है। बिना मन वाले हैं। असंग। तो हम्म। बिना मन वालों को सासाधन क्यों नहीं होता? प्रश्न ये है। संगीता दीदी, यूएसए। वंदना भैया, सम्यक दर्शन सदनी पंचेंद्रियों को ही होता है। सम्यक दर्शन की बात ही नहीं है यहाँ पर, अभी तो सासाधन की बात कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा नजदीक लेकर के जाइए। अंधा हूं। सॉरी, मैं तो थोड़ा अभी अभी ज्वाइन हो गई, मैं अभी सुबह कोई बात भैया नहीं, थोड़ा सा रिवॉर्ड में बोल दो। गुणस्थान प्ररूपना बड़ी सिंपल है। सिंपल प्रश्न है। क्या क्वेश्चन पूछा आपने? सॉरी। प्रश्न ये है कि असंगी पंचेंद्रियों में सासाधन गुणस्थान क्यों नहीं होता है? आप लोगों को बिल्कुल पता है, उत्तर सुनोगे तो ऐसा लगेगा अरे इतनी सी याद क्यों नहीं आया मुझे, ये तो बिल्कुल पता है, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों को पता है। अंजू पांडे दीदी बोलिए। वंदना भैया जी। हम्म। भैया जी, क्योंकि दूसरा का सासाधन गुण स्थान गिरने का गुण स्थान होता है। कहा से? चतुर्थ गुण स्थान से चतुर्थ गुण स्थान से सम्यक दृष्टि जीव के जब अनंतानुबंधी का एक किसी एक कषाय का उदय आता है तो वो द्वितीय गुण स्थान में आता है। तब वो गिरने के गुण स्थान में रहता है ना, तो उस समय वो मन सहित या मन रहित का वो नहीं है जब उसको बहुत ये बढ़िया, दर्शन। इसका मतलब है कि सासाधन गुणस्थान की प्राप्ति सम्यक दर्शन के चौथे गुणस्थान से गिरने के पश्चात होती है। अर्थात सासाधन गुणस्थान होने के पहले, उसके पूर्व सम्यक दर्शन होना जरूरी है। कौन सा सम्यक दर्शन? उपशम सम्यक दर्शन होना जरूरी है। तो उपशम सम्यक दर्शन सिर्फ और सिर्फ मन वाले जीवों को हो सकता है, असंगियों को नहीं हो सकता है। इसीलिए असंगी जीवों में जब सम्यक दर्शन ही नहीं तो दूसरा गुणस्थान भी नहीं है। पता है आप लोगों को, फिर भी अब थोड़ा सा ज्ञानावरण कर्म बीच बीच पे आ जाता है।
चलिए कोई बात नहीं है, बात को याद रखना अच्छी तरीके से। अब चलते हैं आगे। अचक्षु दर्शन। अब अचक्षु दर्शन में क्या है, स्पर्शेंद्रिय से लेकर के चक्षु छोड़ करके बाकी चार इंद्रिया जो और मन, इनके द्वारा अचक्षु दर्शन होता है। तो जितने भी जीव पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक है, क्योंकि 12वें गुण स्थान को क्यों लिया है यहाँ पर चक्षु और अचक्षु में, ये दोनों भी क्षयक्षमिक दर्शन है। और ये दर्शनावरण कर्म का अंत होने के बाद, पूरा का पूरा क्षय होने के पश्चात 12वें गुण स्थान के बाद में ये नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इनको 12वें गुण स्थान तक ही रखा गया है। अवधि दर्शन सम्यक दृष्टि अवधि ज्ञानी जीवों की संख्या प्रमाण है। तो अर्थात अवधि ज्ञान जितने जीवों को होता है वो अवधि दर्शन पूर्णवक होता है, इसीलिए अवधि दर्शन जीवों की संख्या अवधि ज्ञानी जीवों की संख्या के इतनी है। इसी प्रकार से केवल दर्शन को भी लेना, केवल ज्ञान और केवल दर्शन युगपत होता है। तो केवल ज्ञान जितने जीवों को होता है उनको केवल दर्शन होता ही होता है, इसलिए उनकी संख्या, अवधि दर्शन और केवल दर्शनियों की संख्या उनके ज्ञान की अपेक्षा से, उनके ज्ञानियों की अपेक्षा से यहाँ पर जोड़ी गई है। ठीक है। और अचक्षु दर्शन वालों में अगर देखेंगे तो अचक्षु दर्शन कहां से है, देखना, लब्ध पर्याप्तक से लेकर के सूक्ष्म, बादर, स्थावर, त्रस, सभी जीवों को अचक्षु दर्शन होता ही होता है। इसीलिए ये जीव अनंत है, किंतु संसार राशि से कुछ कम है। संसार राशि से कुछ कम है। ये संसार राशि से कुछ कम क्यों लिखा, कौन बताएगा? अचक्षुदर्शिनियों की संख्या बोल देते, सभी संसारी जीवों को होता ही होता है। जब आपने त्रस स्थावर की बात करी, सूक्ष्म बादर की बात की, एक केंद्रीय सबकी बात करी, पर्याप्तक अपर्याप्तक की बात कही, सबको चक्षु दर्शन होता है, फिर भी आपने संसार राशि से कुछ कम क्यों कहा? सिद्ध राशि या पूरे जीव राशि से नहीं कहा, संसार राशि से कुछ कम कहा। तो ऐसा क्यों, कौन बता पाएगा? संसार राशि से कम क्यों कहा इसको? मीनाक्षी दीदी, अचक्षुदर्शिनियों की संख्या संसार राशि से कुछ कम, ऐसा क्यों कहा? उसमें चक्षु दर्शन और को छोड़कर जितने बाकी रह गए वो अचक्षु दर्शन। ऐसा तो नहीं होगा दीदी। देखो अचक्षु दर्शन आपको और हमको है कि नहीं है? सभी को एक इंद्रिय से सबको। उसमें चक्षुदर्शिनी वाले भी आ गए, तो ऐसी तो बात नहीं कि अचक्षुदर्शिनी में से चक्षुदर्शिनियों को अलग किया इसलिए राशि कम हो गई, नहीं। अचक्षुदर्शिनियों में चतुर्न्द्रिय और पंचेंद्रिय, ये जितने भी जीव है, संगी असंगी, ये सारे जीव आ ही गए, उसी के अंदर है, तो उनको निकालने की बात ही नहीं है, उनको अचक्षु दर्शन होता ही होता है। तो उनकी संख्या में तो कुल जोड़ अचक्षु के दर्शन की अपेक्षा से आएगा, पर संसार राशि से कम क्यों कहा? बात ये चल रही है, संसार राशि से कम क्यों कहा? चलिए स्नुषा केलकर दीदी बताइए। 13वें और 14वें गुण स्थानवर्ती जीव संसार में ही होते हैं और बहुत उनको अचक्षु दर्शन की अपेक्षा नहीं है। देखो छोटी छोटी बातें है कि नहीं है, ये क्या कराती है, हमें चिंतन कराने पर मजबूर कराती है। अब जितने भी लोगों ने अभी तक, आप कम से कम 30 सेकेंड 1 मिनट तक तो चिंतन किया कि नहीं किया? बिल्कुल। मैंने 12वें गुण स्थान तक ही समझा। देखो दीदी, बिल्कुल क्या है ना, हम लोग चिंतन करते वक्त एक डायरेक्शन में चले जाते हैं, और ये है ना गुफा में, चिंतन की गुफा में बहुत सारे रास्ते हैं, तो हमको सब जगह जाकर के ढूंढना पड़ता है। एक ही जगह चले जाएंगे तो फिर आगे उत्तर नहीं ठीक आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये प्रश्न इसीलिए पूछे जा रहे हैं कि आपका थोड़ा थोड़ा चिंतन कहां पर हो जाए। आप कहाँ गोता लगाते हो, कहाँ लगाते हो? धारणा में गोता लगाते हो, और फिर जाकर के चीजों को निकाल निकाल करके लाते हो। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते आगे, अब थोड़ा विशेषार्थ को देखेंगे। आचार्य भगवान यहाँ पर धवला जी की अपेक्षा से यहाँ पर कह रहे हैं, कुछ प्रश्न जो आएंगे इसके पश्चात में प्रश्नों को लूंगा। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, कहा कह रहे हैं? धवला जी में कह रहे हैं, चक्षुदर्शिनी द्रव्य प्रमाण से असंख्यात है। चक्षुदर्शिनी जीव कितने हैं, संख्या कितनी है इनकी? भाई स्वामी तो हमें पता चल गया, पर संख्या कितनी है? तो आचार्य कहते संख्या है असंख्यात, क्योंकि है तो चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, इनके पास चक्षु दर्शन है। अब पंचेंद्रिय में सिर्फ अकेले मनुष्य जो है वो संख्यात है, बाकी देव नारकी तिर्यज तो असंख्यात है, और इसीलिए संख्या इनकी कितनी होगी? असंख्यात ही होगी।
तो ये द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा से असंख्यात है। अब काल प्रमाण की अपेक्षा से कितना है? सब लोगों को बात समझ में आ रही है ना? तो चेहरे अच्छे अच्छे करो। काल प्रमाण की अपेक्षा, द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा, क्षेत्र प्रमाण की अपेक्षा, नहीं आता? याद नहीं आ रहा है? नहीं तो याद करो, बैठ जाते तब तक। बहुत बार चर्चा करिए, संख्या प्ररूपणा में हर एक वार्गणा के अंत में संख्या प्ररूपणा आती है। आती कि नहीं आती है? आती है। रेडीमेड में देता रहूंगा तो आप लोग गोता लगाना भूल जाओगे, इसलिए आपको गोता लगाना ही लगाना है, लगाओ। हर एक जगह पर संख्या प्ररूपणा में हमने इसकी चर्चा करी है। द्रव्य की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा। क्या बताना है हमको? क्या बताना है हमको? संख्या बतानी है। तो हम काल की अपेक्षा संख्या बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? जैसे अगर कोई कहेगा इतनी इतनी अवसर्पणियों की इतनी काल संख्या, काल प्रमाण से इतने इतने अवसर्पिणियों की इतनी ये संख्या है, मतलब क्या बताया? अवसर्पिणी के समयों की संख्या करी, अवसर्पिणियों के समयों की संख्या करी, और समयों की संख्या करने के बाद वो जो संख्या आई उतनी संख्या ले लेना। एक आवली प्रमाण, काल प्रमाण से एक आवली की इतनी संख्या, तो एक आवली में समय कितने होते हैं? असंख्यात होते हैं। तो उत्तर क्या आया? आप कौन सी संख्या की बात कर रहे हो? असंख्यात की बात कर रहे हो, है ना? हमेशा याद रखना, छोटे बच्चों के जैसा। कितने खिलौने लाने हैं? तो छोटा बच्चा जितना हाथ फैला सकता है उतना, मतलब इतने खिलौने लाने हैं। तो इतने किसकी अपेक्षा से इतने? तो उसने ये जो क्षेत्र बना दिया, ये जो हाथ से फैलाकर जितना क्षेत्र बना दिया, क्योंकि ये अंतर है ना, ये अंतर क्षेत्र आ गया। तो इस क्षेत्र में जितने खिलौने बैठेंगे उतने, ऐसी संख्या हुई कि नहीं हुई? बस इसी प्रकार से क्षेत्र प्रमाण काल प्रमाण होता है। क्षेत्र प्रमाण कैसे करेंगे? अब आगमोक्त क्षेत्र प्रमाण, तो जितना क्षेत्र बताया जा रहा है उतने क्षेत्र में आकाश के जितने प्रदेश आ जाएंगे, आकाश के जितने प्रदेश आ जाएंगे उसकी अपेक्षा से बता देंगे। एक लोक प्रमाण संख्या कितनी हो जाएगी? एक लोक प्रमाण संख्या, क्षेत्र की अपेक्षा लोक प्रमाण संख्या कितनी हो जाएगी? कौन बताएगा? हेमांगी दीदी। असंख्यात उद्गल असंख्यात आ जाएगी, ठीक है। अब आगे नहीं बोला असंख्यात, क्यों? क्योंकि एक लोक में, एक लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश है, तो इसलिए संख्या हो जाएगी असंख्यात, ठीक है। चलो, कभी कभी धारणा में गोता लगाने के लिए क्या चाहिए? वो क्या बोलते हैं आप लोग उसको? कोई ट्यूब बोलता है, कोई सेफ्टी कवर बोलता है, कि तैरने के समय डूबना नहीं चाहिए करके, चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, तो ये ऐसे लेते रहना बीच बीच में, ठीक है। आचार्य भगवान कह रहे काल प्रमाण की अपेक्षा असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणियों से अपहृत होते हैं। क्या सुंदर भाषा है। तो चक्षुदर्शिनियों की संख्या कितनी है? असंख्यात। कौन सा वाला असंख्यात? बोले असंख्याता संख्यात, मतलब असंख्यात को असंख्यात से गुना करो, तो जो उत्तर आएगा असंख्याता संख्यात। इतने क्या लेने हैं? उत्सर्पिणी अवसर्पिणी लेनी है, मतलब क्या लेना है? असंख्याता संख्यात कल्पकाल लेने हैं। एक कल्पकाल कितने समय का होता है? जल्दी जल्दी फटाफट बोलना है अरविंद जी। एक कल्पकाल कितने समय का, कितने वर्षों का होता है? 10 कोड़ा कुड़ी। भाई 10 कोड़ा कोड़ी का तो एक उत्सर्पिणी हो गई, और 20 एक अवसर्पिणी 10 कोड़ा कोड़ी की हो हाँ, जाएगी, तो टोटल दोनों 20 मिलाकर के 20 20 कोड़ा कुड़ी, 20 कोड़ा। ठीक है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर, ये भी लगा सागर। देना आगे। तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर के आगे चल करके वर्ष समय आदि बना लो। तो ये तो आपने 20 कोड़ा कोड़ी सागर तो एक कल्पकाल बताया। ऐसे असंख्यात को असंख्यात से गुना करके जितना असंख्यात आएगा उतने कल्पकाल लेना, और उसके फिर समय निकालते बैठना। तो जितने आ जाएंगे ना, कितने आएंगे? वो भी असंख्यात ही आएंगे। तो वो जो संख्या आएगी उतनी संख्या चक्षुदर्शिनी जीवों की है। कहाँ है इतने चक्षुदर्शिनी? है? कहाँ है? त्रसनाड़ी के बाहर तो नहीं होंगे?
क्योंकि चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय दो ही जीव तो चक्षु दर्शन में आएंगे, और दोनों के दोनों त्रस है, तो होंगे तो त्रस नाड़ी के अंदर ही होंगे, है ना। मतलब देवों की संख्या जो है असंख्यात, वो भी आ जाएगी। नारकियों की संख्या असंख्यात आ जाएगी, उसमें संख्यात मनुष्य भी आ जाएंगे, और उसमें असंख्यात तिर्यंच भी आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा मध्य लोक त्रस नाड़ी के अंदर ही तो है। अंदर है कि बाहर है? गलती तो नहीं करी मैंने? क्या है ना, शेर जब क्रीड़ा करता है ना, तो दो पग आगे डालता है, एक पग पीछे आता है, इसलिए सिंह सिंह निष्क्रिय नाम पड़ा ना वो। वैसे दो अगर आगे सीधे सीधे प्रश्न कर लो और एक थोड़ा सा टेढ़ा कर लो, तो आपके चेहरे बदल जाते हैं, खूंखार हो जाते हैं। फिर मैंने सीधा सीधा पूछा, मध्य लोक त्रसदारी के अंदर है कि बाहर है? सब जानते हैं अंदर है, पर ऐसा उल्टा पुल्टा बीच में से कर दिया तो फिर नहीं, अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई क्लियर है, कालक की प्रमाण आ गया। अब क्षेत्र के प्रमाण कर लेना। क्षेत्र प्रमाण की अपेक्षा कितना है? सूच्यांगुल के संख्यातवें भाग का वर्ग कर लो। सूच्यांगुल ले लेना। सूच्यांगुल किसे कहते हैं? आपने प्रश्न तो बिल्कुल पहचान लिया होगा। अब सूच्यांगुल शब्द आ गया, मतलब ये अभी इसको बाल की खाल निकालने वाला है ये करके, है ना। तो सूच्यांगुल किसे कहते हैं कनकमाला दीदी? सूच्यांगुल किसे कहते हैं? डरो मत, मैं प्रथमांगुल नहीं पूछूंगा आपको, सूच्यांगुल देख के आपको बताना पड़ेगा, देख के हाँ? बताओ भैया, देख के अरे बताना भाई, पड़ेगा। आपको हमेशा के लिए है, सिर्फ प्रतियोगिता में आपको बिना बताए देख करके बताना है। आप जब चाहो तब आप, मैं इससे आनंदित होता हूं कि आपको अपनी पीडीएफ मिल रही है, और पीडीएफ में कहाँ ढूंढना है आपको पता है, ये मेरे लिए बहुत है। चलिए दीदी ढूंढ रही है, तब तक किसके पास रेडी है प्रश्न उत्तर? सूच्यांगुल किसे कहेंगे? अंजलि दीदी नागपुर। सूच्यांगुल उत्स नहीं नहीं, ढूंढो, अच्छी तरीके से ढूंढो। अर्चना दीदी भरूच। वंदना भैया जी, सूच्यांगुल 3/4 इंच के बराबर होता है। और ये क्या बात आ वो गई? तो उत्सव का गुल होता है, वो तो उत्सव का गुल है। नहीं मतलब एक एक अंगुल का लंबाई लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई मतलब क्यूब हो जाता है ये। तो क्यूब को ये तो सॉरी अरे घनांगुल हो दीदी, गया। क्यूब को तो हमने सुना था घनांगुल कहते हैं। घनांगुल नहीं, घनांगुल का बता दिया अच्छा, मैंने। घनांगुल अलग है? अच्छा, कुसुम दीदी कलकत्ता, क्या सही है घनांगुल अलग है? नांगुल अलग होगा। घनांगुल और सूच्यांगुल में क्या लंबाई फर्क इंटू है? चौड़ाई इंटू आज मोटाई की पूरी करेंगे। क्लास वापस यही चलेगी। चलो, सूच्यांगुल घनांगुल, हाँ। सूच्यांगुल के भेद है ना, प्रत्रांगुल, आत्मांगुल, प्रमाणांगुल सब। नाम तो बढ़िया से बढ़िया सब लोग बता रहे हैं, बट मुझे फर्क बताओ, सूच्यांगुल और घनांगुल में क्या फर्क है? सब तेरे से। अरे घनांगुल यार, घन रूप होगा, सूच्यांगुल भी घन रूप होगा, क्या याद ही नहीं। रूप है ना घनांगुल, चलो, लंबाई कौन बताएगा? कौन बताएगा भाई? हाथ ऊपर करो। अरविंद भाई साहब, आपने हाथ ऊपर किया है, बोलिए। सूच्यांगुल में लेंथ इंटू विड्थ आएगा, मतलब लेंथ इंटू विड्थ आएगा। लीला दीदी? सूच्यांगुल में सिर्फ लंबाई होती है, घनांगुल में लंबाई चौड़ाई सूच्यांगुल में सिर्फ लंबाई होती है, कितनी कुत्ता में लंबाई लेके नहीं होगी? बैठी, इतनी मुश्किल हो गई। सूच्यांगुल में कितनी लंबाई होगी? चलो, ये बात तो ठीक, हमने नहीं, अभी दिन भर बाहर रहेगा। सुनो सुनो, अभी झाड़ करके केरोसिन आप तेल सब लोगों के माइक खुले हुए हैं, अपने अपने माइक को बंद कर लेना। मोड़े अपने अपने माइक को बंद कर लेना। सारा चलो, कपड़ा से भर के चारों तरफ आपके ऊपर माइक को नीचे। बंद कर लेता हूं मैं। आप सबके माइक बंद कर लिए है। लीला दीदी, आपने कहा सूच्यांगुल में लंबाई होती है, एक ही डायमेंशन होता है, बिल्कुल ठीक। किंतु वो डायमेंशन कौन सा होता है? भाई सब लोग एक बात को जान लेना, हमने आपको दो फर्क बताए थे, मतलब दो चीजें अंगुल के बारे में हमेशा बताई है। एक, अंगुल के विविध प्रकार, उसमें हमने 3 अंगुल आपको बताए थे। एक, अंगुल के प्रकार की अपेक्षा से 3 अंगुल बताए थे, और मेजरमेंट की अपेक्षा से अंगुल के 3 भेद बताए थे। पहला था उत्सेद अंगुल, या जिसे व्यवहार अंगुल भी कहा जाता है ना। क्योंकि जो तीनों अंगुल के जो तीनों भी भेद है ना,
वो सिर्फ डायमेंशन है, एक ही डायमेंशन है। सूच्यांगुल ये बाद में याद कर लेना। पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, व्यवहार अंगुल या उत्सेद अंगुल। दूसरा है प्रमाण अंगुल और तीसरा है आत्मांगुल। ये तीन बताए थे, याद है ना? एक बार बोलते जाओ हाँ करके मेरी तसल्ली के लिए। तो उत्सेद अंगुल जो है वो साधा, उत्सेद अंगुल साधा अंगुल है। कितना? 3/4 इंच वाला। इसी का 500 गुना करो, इसी का 500 गुना करो तो हो जाएगा प्रमाण अंगुल। और आत्मांगुल जो है वो बदलते रहता है। चतुर्थ काल के जीव के अंगुल जितना है वो अंगुल, पंचम काल के जीव का जितना अंगुल है उसका अंगुल, तो ये आत्मांगुल बदलते रहता है। ठीक है, तो मुख्यतः से हमारे पास 3 प्रकार के अंगुल है, उत्सेद अंगुल, प्रमाण अंगुल और आत्म अंगुल, ये 3 है। अब ये 3 में से सूच्यंगुल में आप किसकी अपेक्षा से सिर्फ लंबाई लेकर के, एक डायमेंशन लेकर के आप जब बताते हो तो ये 3 में से कौन सा वाला सूच्यांगुल? तीनों में से कोई भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि आप सूच्यांगुल एक डायमेंशन वाला है, प्रतरांगुल 2 डायमेंशन वाला है और घनांगुल 3 डायमेंशन वाला है। 1 2 3 डायमेंशन मतलब एक लंबाई ले लेना, प्रतरांगुल में लंबाई चौड़ाई होगी और घनांगुल में उसमें मोटाई भी गुणाकार में ऐड हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो आप सूच्यांगुल, प्रतरांगुल और घनांगुल, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, किंतु कौन से अंगुल का? व्यवहार अंगुल का लेना है क्या, प्रमाण अंगुल का लेना है क्या, आत्मांगुल का लेना है? ठीक है, ये तीनों का भी सूच्यांगुल हो सकता है, तीनों का भी प्रतरांगुल हो सकता है, तीनों का भी घनांगुल हो सकता है। याद रखने के लिए दोनों क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर प्रश्न है, पूछो लीला दीदी। एक बार फिर से बोल दीजिए आपको वीडियो सुननी पड़ेगी। जी। गणित मान की जो हमने वीडियो आपको बना करके दी है वो वीडियो आपको सुननी पड़ेगी। थोड़ा सा ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है। पूरा का पूरा हम नहीं बताएंगे, आपको प्रश्न है तो पूछो। ये तीनों अंगुल वाला जो बताया आपने कि जैसे सूच्यांगल लेना है तो जैसे सिर्फ लंबाई है तो आप तीनों अंगुल की लेना सुनो चाहिए। सुनो दीदी सुनो, आप इसको रटो मत, कोई भी इसको रटना नहीं। मैं आप लोगों को सिर्फ 2 बातें अलग अलग कह रहा हूं। मेरे पास में 3 अलग अलग मेजरमेंट्स है मेरे पास में। जैसे आप लोग कहते हैं ना स्पून, कितने स्पून डालने हैं भाई, कितने चम्मच डालनी है, उसमें फिर आप कहते हैं ना टी स्पून, टेबल स्पून, अलग अलग तरीके से स्पून में अलग अलग होते कि नहीं होते? होते हैं। तो यहां पर हमारे अंगुल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अंगुल हमारे पास बेसिक 3 है, बेसिक 3 अंगुल है। एक है उत्सेद अंगुल, फिक्स 3/4 इंच। प्रमाण अंगुल इससे 500 गुना, फिक्स, कभी चेंज नहीं होगा। और आत्मांगुल बदलते रहेगा, काल के अनुसार बदलते रहेगा। ठीक है, तो ये 3 अंगुल लिए। अब ये 3 अंगुल सिंगल डायमेंशन में यूज करने हैं क्या, प्रतर मतलब क्षेत्रफल में यूज करने हैं क्या, घनांगुल अर्थात क्यूब की अपेक्षा से इसको यूज करना है, कैसे आपको उसका उपयोग कैसे करना है? क्योंकि आप इसको लेकर के ये कितनी जगह व्याप्त करते हैं ये आप बता रहे हो। तो ये पहले 3 जो है वो संख्या हो गई, पहले 3 जो है वो संख्या हो गई। कैसे संख्या हो गई? उत्सेद अंगुल मतलब 3/4 इंच, ये संख्या हो गई। प्रमाणांगुल 375 इंच, ये भी संख्या हो गई। 500 गुना कर दिया मैंने 3/4 को, 375 हो गया इंच। और तीसरा आत्मांगुल, अभी हमारा अंगुल कितना है उस हिसाब से मतलब वो भी कोई संख्या हो गई। तो ये संख्या एक ही एंटिटी है कि नहीं है? एंटिटी मतलब क्या है? एक
सिर्फ एक संख्या मतलब संख्या है, हाँ या ना? अब जैसे 100 एक संख्या है, 100 संख्या को मैं अकेले भी उपयोग में ला सकता हूं, या फिर अगर मैं कहूंगा कि 100 का क्षेत्रफल मतलब 100/100 100 को मैं एक लंबाई में भी गिन सकता हूं, और 100 को मैं लंबाई 100 और चौड़ाई 100, ऐसे क्षेत्रफल के लिए भी 100 का क्षेत्रफल कर सकता हूं, और 100 का घनफल भी कर सकता हूं, लंबाई 100, चौड़ाई 100 और मोटाई 100, है ना? तो हमने एक डायमेंशन लिया, या 2 डायमेंशन से क्षेत्रफल बनाया, या 3 डायमेंशन से घनफल बनाया। इसके ऊपर नाम होंगे सूच्यांगुल, प्रतर, प्रतर का अर्थ होता है क्षेत्र, प्रतरांगुल, और तीसरा है घनफल। घनफल स्वयं बताता है कि इसमें क्यूब है, 3 डायमेंशन का गुणाकार है। याद रहेगा? दोनों भी बिल्कुल इसका मिक्स नहीं करना है। हमारे पास 3 संख्या वाले अंगुल है, उत्सेदांगुल, प्रमाणांगुल, आत्मांगुल, और ये तीनों से भी हम सूच्यांगुल बना सकते हैं। इन तीनों से हम प्रतरांगुल बना सकते हैं, और इन तीनों से हम घनांगुल बना सकते हैं। अब बात ठीक है? भूलोगे तो नहीं? चलो, आप बोलते रहे ना, हाँ बोलते रहना। तो यहां पर कह रहे हैं कि क्षेत्र की अपेक्षा सूच्यंगुल के संख्यात्मक भाग का वर्ग कौन सा अंगुल लेना, यहां पर लिखा नहीं है। जब दौड़ा जी में और डिटेल्स में जाएंगे तो मिल जाएगा। सूच्यंगुल में मतलब एक ही डायमेंशन लेना है। सूच्यंगुल का अर्थ क्या हो गया? एक ही डायमेंशन लेना है। अंगुल कौन सा भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है? तो ये लेना। अच्छा, उसका क्या करना है? संख्यात टुकड़े करने हैं उसके, उस अंगुल के संख्यात टुकड़े करने हैं। संख्यात टुकड़े करके एक टुकड़े को ले लो और उसका वर्ग निकालो, मतलब वो जो संख्या आएगी उस संख्या को उसी संख्या से गुणाकार करो और उसको जगत प्रतर से भाग देना। अब जगत प्रतर क्या होता है? जगत प्रतर क्या होता है? कोई नया चेहरा? डॉक्टर मधु दीदी अनम्यूट करिए, अपने साथ राजू कहा है। आपका मैं यहां से अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ दीदी बताइए, आपको अनम्यूट किया है। जी भैया। हाँ बोलिए। अ, जगत प्रतर, आपने सात राजू का कहा, सात राजू से जगत प्रतर कैसे होगा? लोग यहाँ पर झंडा हिला रहे, नहीं 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 बोल रहे। अ, जब वो लोग की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें देखो जगत प्रतर को भी आपको याद रखना है। देखो मैं मधु दीदी को आगे करके सब लोगों को बता रहा हूं, तो आप लोग समझ लेना इसको कि जैसे हमने सूच्यंगुल, प्रतरांगुल और घनांगुल, एक डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये किए कि नहीं किए? वैसे ही जगत श्रेणी, जगत प्रतर और जगत घन, ये 3 डायमेंशन होती है, ठीक है? जगत श्रेणी, जैसे अभी डॉक्टर मधु दीदी कह रही थी, जगत श्रेणी 7 राजू लंबी है। 7 राजू लंबी जगत श्रेणी। श्रेणी का मतलब क्या है? एक लाइन, श्रेणी, लाइन आकाश प्रदेशों की एक वो जगत श्रेणी कहलाएगी। जगत श्रेणी को जगत श्रेणी से गुणाकार करो, लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गए, तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल मतलब प्रतर। भूमिति को याद करना, भूमिति। जगत प्रतर हो गया कि नहीं हुआ? जगत श्रेणी को जगत श्रेणी से गुना करेंगे तो जगत प्रतर क्षेत्रफल बन गया। और जगत घन कब होगा? जब जगत श्रेणी को जगत श्रेणी से 3 बार गुणा करेंगे तब जगत घन होगा। जैसे 7 राजू है जगत श्रेणी, जगत प्रतर कितना हो जाएगा? 49 स्क्वायर जगत, या फिर 49 क्या कहोगे? राजू वर्ग, क्योंकि राजू में सारा चल रहा है ना, 7 राजू की तो श्रेणी है, तो 49 वर्ग राजू कहेंगे किसको? जगत प्रतर को। और जगत घन को कितना कहेंगे? 343 घन राजू। ये 7 को 7 से 3 बार गुना करना है। क्लियर है? तो यहां पर भी याद रखना, श्रेणी 7 राजू की है। प्रतर बोलते ही क्षेत्रफल, प्रतर हमेशा दिमाग में रखना, ये
हम सब लोगों ने भूमिति जब स्कूल में पढ़ी है, इंग्लिश मीडियम को छोड़ करके जितने भी लोगों ने पढ़ी है, उनको सबको, मराठी हो, हिंदी हो, कन्नड़ हो, गुजराती हो, सब जगह पर प्रतर शब्द आया होगा। तो ये प्रतर का मतलब है क्षेत्रफल के लिए 2 डायमेंशंस, ठीक है। चलिए, और घन के लिए 3 होते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं, अब इसको मैं चार्ट में दिखा दूंगा तब आपको समझ में आएगा। तो चलो एक बार मैं चार्ट भी आपको, इसका चार्ट बना हुआ है वो चार्ट दिखा देता हूं, ताकि आपको वो फॉर्मूला जो है, वो फॉर्मूला दिखता कैसे है वो भी समझ में आएगा। चलिए, चार्ट दिख रहा है आपको? क्या लिखा है देखो, सूच्यंगल के संख्यात में भाग कर लेना और उसका वर्ग करके उसको जगत प्रतर में भाग दे देना। ये देने पर चक्षुदर्शिनियों की संख्या आ जाती है। आगे कहा, अब इसको और अलग तरीके से बता रहे हैं। यदि चक्षुदर्शनावरण क्षयक्षम से उपलक्षित चतुरिंद्रियादि अपर्याप्त राशि का भी ग्रहण किया जाए, मतलब अब तक तो सिर्फ पर्याप्त जीवों की चर्चा चल रही थी। पर्याप्त जीव की अपेक्षा से जब वर्णन करोगे तो कितने आ जाएंगे चक्षु इंद्रिय वाले, चक्षु दर्शन वाले? तो सूच्यांगुल के संख्यात विभाग का वर्ग करना, मतलब सूच्यांगुल बटा संख्यात, इसको पूरे का वर्ग करना और इस सब को जगत प्रतर से भाग दे देना, तो इससे उत्तर आ जाएगा। किंतु अगर आप लोग अपर्याप्त जीव को भी ले लोगे, जिनके पास क्या है, अपर्याप्त जीव के पास में क्या है, उनके पास में चक्षु दर्शनावरण क्षयोपशम है, अर्थात अव्यक्त रूप में जिनके पास में दर्शन उपयोग दर्शन है, अव्यक्त रूप में जिनके पास दर्शन है। क्यों? क्योंकि इंद्रिया बनी नहीं है, पर्याप्त तक नहीं हुए हैं। तो इंद्रिया जब नहीं बनेगी तो सीधा चक्षु दर्शन, व्यक्त चक्षु दर्शन होगा क्या? नहीं होगा, अव्यक्त क्षयोपशम शक्ति रूप होगा। तो शक्ति रूप वालों का भी अगर ग्रहण किया जाए मतलब उनमें जोड़ दिए जाए, तो क्या होगा? तो कहते हैं प्रतरांगुल के असंख्यातवें भाग से जगत प्रतर अपहृत होता है, अर्थात जगत प्रतर डिवाइडेड बाय, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया है, जगत प्रतर को प्रतरांगुल के असंख्यातवें भाग से भाग देने पर जो संख्या आती है वो संख्या चक्षु इंद्रिय के भावरूप जीवों की है। ठीक है, यहां पर नीचे ये चार्ट में गलत आ गया है, नीचे चार्ट में गलत आ गया, क्योंकि ऊपर जो चार्ट है वो भाव की अपेक्षा क्षयोपशम की अपेक्षा है, और उनका गुणस्थान कितना है? पहला गुणस्थान बता दिया, अपर्याप्त अवस्था में। अपर्याप्त अवस्था में कौन होंगे जीव? लब्धि पर्याप्त कभी भी सम्यक दृष्टि होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब है वो सारे मिथ्या दृष्टि है। तो अब नीचे क्या होना चाहिए? अब यहां पर मैं आपको चेंज कर रहा हूं, चलिए इसको चेंज करके आपको पीडीएफ में मॉडिफाई कर लेते हैं। जो व्यक्त रूप में जो है, वो व्यक्त रूप में क्या होंगे? संख्या दी है हमको, सूच्यंगुल, एक मिनट मैं यहां पर चेंज कर लूं, सूच्यंगुल का संख्यात और इनका करना है वर्ग। अब करेक्ट करने के बाद में अभी पीडीएफ इस प्रकार से दिखेगी। द्रव्य रूप चक्षुदर्शन उपयोग रूप प्रवर्तन यहां पर पाया जाता है, अर्थात व्यक्त वालों को अलग से अगर लिया जाए तो सूच्यंगुल के संख्यातवें भाग का वर्ग करके जगत प्रतर को अगर भाग देंगे तो जो संख्या आएगी, दिख रहा है आप सब लोगों को? नीचे द्रव्य रूप में जो संख्या लिखी है, संख्या पहले वहां पर प्रतरांगुल का असंख्यात्व भाग लिखा था, वो गलत था, वो कॉपी पेस्ट की मिस्टेक थी। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट कर लेना। प्रभु जी क्लियर है ये?
द्रव्य रूप से बाद में आपको पीडीएफ करेक्शन ये पेज आपको भेजा जाएगा, ठीक है। तो जगत प्रतर को सूच्यंगुल डिवाइडेड बाय संख्यात, उसका ब्रैकेट डाल करके वर्ग कर देना और जगत प्रतर को उससे भाग दे देना, तो ये दिखाई दिया। और ऊपर जो दिया है वो क्षयपशम रूप, मतलब लब्धि पर्याप्तक को लेकर के भी जब हम चर्चा करेंगे शक्ति रूप ले लेंगे तो जगत प्रतर को प्रतरांगुल के असंख्यात विभाग से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगी संख्या, ठीक है। संख्या कितनी है? असंख्यात ही आएगी, दोनों भी संख्या असंख्यात ही आएगी। चलिए अब चलते आगे। ये पेज में आपको आज चारों ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा ताकि आप लोग करेक्ट कर सकते हो उसको। और जो ड्राइव के ऊपर की जो पीडीएफ है उसको भी हम चेंज कर देंगे। अब चलते आगे। अब आगे क्या कह रहे हैं? हाँ, अब चक्षु इंद्रिय के प्रतिघात के नहीं रहने पर चक्षुदर्शनोपयोग के योग्य चक्षुदर्शनावरण के क्षयक्षम वाले जीव चक्षुदर्शनी कहे जाते हैं। इसलिए यहां पर लब्ध पर्याप्त जीवों का ग्रहण नहीं होता है। अब यहां पर ये क्लियर कर रहा है कि दोनों जो है, मतलब एक शक्ति रूप और दूसरे व्यक्त रूप, इनका ऐसा क्यों फर्क कर दिया, ये इसका कारण यहां पर कह रहे हैं। वो कहते हैं कि चक्षु इंद्रिय में बाधा कौन डालता है? चक्षु इंद्रियावरण कर्म डालता है। बाधा कौन डालता है? चक्षु इंद्रियावरण कर्म डालता है। अब वो जब बाधा नहीं रहती है तो चक्षु दर्शन के उपयोग के योग्य मतलब क्या है कि जिसको चक्षु इंद्रिय का संपूर्ण उदय नहीं है किंतु क्षयोपशम है। अब क्षयोपशम है तो क्या हो गया? कुछ उसका आवरण हट गया है। तो आवरण हटने से क्या हो जाएगा? चक्षु दर्शनावरण का क्षयोपशम हो जाएगा और इसीलिए जीव को चक्षु दर्शनी कहा जाएगा। किंतु ऐसे जीव लब्ध पर्याप्त जीव होंगे क्या? नहीं होंगे, वो पर्याप्त जीव ही होंगे, ये यहां पर कह रहे हैं। तो लब्ध पर्याप्त जीव चक्षु इंद्रिय से रहित होते हैं, अतः उनमें चक्षु दर्शनोपयोग से युक्त चक्षु दर्शन रूप क्षयोपशम नहीं पाया जाता है तथा चक्षु दर्शन वाले जीवों की स्थिति संख्यात सागरोपम मात्र होती है। ये कथन भी विरोध को प्राप्त नहीं होता है क्योंकि वहां पर क्षयोपशम की प्रधानता स्वीकार की है। इससे चक्षुदर्शनी जीवों का भागाहार प्रतरांगुल का संख्यात्वा भाग मात्र होता है, यह कथन सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर चक्षुदर्शनी जीवों के प्रमाण के कथन में चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों की प्रधानता स्वीकार की गई है। तो प्रधानता से मुख्य कथन किसके अपेक्षा से होगा? जो पर्याप्तक है उनकी अपेक्षा से होगा। और गौण कथन किसके अपेक्षा से होगा? तो जो अपर्याप्तक जीव है उनकी अपेक्षा से भी हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? इसमें समझने वाली बात तो ऐसी कोई नहीं है। अब तक हम लोगों ने जो चर्चा करी थी, जो चार्ट में दिखाया गया है, वही आगम में मुक्ता पंडित मुक्तार जी की जो टीका है उसकी उनकी भाषा जो है उसकी अपेक्षा से बता दिया। एक बार चर्चा कर सकते हैं आप लोग, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप चर्चा कर सकते हो। ठीक है कि भैया ये अर्थ नहीं लग रहा है, ये अर्थ क्या करेंगे? बड़ा सिंपल है। उन्होंने दो लोगों को अलग किया है, एक चक्षु दर्शन के पर्याप्त जीव है उनको अलग किया है और दूसरों को उन्होंने क्या कह दिया? भाई ये अपर्याप्तक है। और ये अपर्याप्तक होने से क्या है कि इनका अभी तक चक्षु इंद्रिय की रचना नहीं हो चुकी है, इसलिए जो पर्याप्तक जीवों का जिस प्रकार से उपयोग होता है वैसा उपयोग इनका नहीं होगा। तो इनका अगर वो वाला उपयोग नहीं होगा, चक्षु दर्शनोपयोग अगर नहीं होगा तो क्या होगा इनका? तो उनके पास शक्ति रूप क्षयोपशम रूप उनके पास में अव्यक्त रूप में उनके पास में वो रहेगा। तो ऐसे जीवों की संख्या मिलाने से एक संख्या बन जाएगी और इनको अलग करने से दूसरी संख्या बन जाएगी। बस ये दो ही चीजें हैं, दोनों भी असंख्यात है किंतु अलग अलग प्रकार के असंख्यात है। हाँ जी प्रमोद जी। इसका मतलब इससे ये निकलता है क्या कि अपर्याप्तक जीव को चक्षु दर्शन नहीं होता? ये मान के चक्षु दर्शन नहीं होगा, व्यक्त चक्षु दर्शन नहीं होता, अव्यक्त चक्षु दर्शन हो सकता है। तो जब इंद्रिय नहीं है तो अव्यक्त कैसे? मतलब अव्यक्त तो उसके बाद है ही, मतलब अव्यक्त मतलब शक्ति रूप। क्योंकि अगर चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय है, भले लब्ध पर्याप्तक है, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय अगर है तो भी उनके
क्षयोपशम जो है, क्षयोपशम रूप जो उनका मिलना है उनको, व्यक्त होने के बाद उपयोग लगने के लिए जो क्षयोपशम चाहिए वो उनके पास नहीं है, किंतु शक्ति रूप भाव रूप जो क्षयोपशम लगता है वो उनके पास है। तो वो बेसिकली दर्शन हुआ, बेसिकली देखा जाए दर्शन हुआ ही नहीं ना वहां पर। नहीं दर्शन तो वो आप व्यक्तता की बात कर रहे हैं, वो अव्यक्तता की भाव की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। आगे में दोनों कथन किए जाएंगे। इनकी चर्चा एकेंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय जीवों की जैसे नहीं है। एकेंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय जीवों को भावरूप क्षयोपशम भी नहीं होगा, अच्छा, भावरूप क्षयोपशम भी उनके पास नहीं होगा। नहीं वो तो चक्षु का नहीं होगा, वो तो चक्षु दर्शन का नहीं होगा, लेकिन बाकी का तो और का तो होगा ही। अचक्षु का तो जरूर होगा। हाँ, तो मेरा मतलब आपका कहना मतलब दर्शन तो है लेकिन व्यक्त अव्यक्त है, दर्शन मतलब है लेकिन जब अपर्याप्त में, इसका मतलब अपर्याप्त अवस्था में ज्ञान भी मतलब ज्ञान भी होता ही है। देखो ज्ञान और दर्शन के बिना जीव होगा क्या? मेरा मतलब वही मेरा मतलब हुआ, तो इसलिए वो दर्शन मतलब ज्ञान भी तो अव्यक्त है, वहां पर ज्ञान भी तो अव्यक्त है। क्योंकि अगर आप उसका पूरा का पूरा निषेध कर दोगे तो वही चीज आपको अचक्षु दर्शन के लब्ध पर्याप्तक एकेंद्रीय लब्ध पर्याप्तक के लिए भी लगानी पड़ेगी। तो लब्ध पर्याप्तक अपर्याप्तक को आप अचक्षु दर्शन भी नहीं अगर आप कहोगे तो फिर वो तो दर्शनोपयोग से ही वंचित हो जाएगा। और दर्शन पर वंचित होगा मतलब ज्ञान से भी वंचित हो गया। दर्शन से वंचित तो ज्ञान से वंचित, तो ऐसा जीव हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसका मतलब है कि एकेंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय आदि लोगों आदि जीव सभी जीवों को लब्ध पर्याप्तक अवस्था में भाव अचक्षु दर्शन होता है और चतुरेंद्रिय पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक को भावरूप चक्षु दर्शन हो सकता है। ये इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो वहां तो चक्षु दर्शन होना ही नहीं है, एक दो तीन में तो होना ही नहीं है। उनका तो उदय चल रहा है ना, उनका तो कर्म का पूरा उदय चलेगा। हाँ, वो तो होगा ही नहीं। क्षयोपशम नहीं होगा, क्योंकि क्षयोपशम कहते ही कर्म हल्का हो करके कुछ ना कुछ तो लब्धि प्राप्त हो जाएगी। ये मेरी चीज नहीं हो जाएगी। और एक दो तीन में अचक्षु दर्शन तो वहां सभी को हो जाएगा फिर। चक्षु तो सबके लिए होगा, और इसीलिए चूंकि संख्या अलग होती है ना, संख्या अलग हो जाएगी। चलिए जेटी गंगवाल जी। हाँ जी। चक्षु दर्शनी व्यक्त रूप और अव्यक्त रूप, इन हाँ। दोनों की संख्या, इनके दोनों की संख्या कैसे निकाली जाएगी? उसका कोई संख्या फॉर्मूला है? देखो बड़ा इजी है। हमारे पास जो दोनों की चक्षु इंद्रिय की अपेक्षा से जो वर्णन होगा वो अपर्याप्तक और पर्याप्तक दोनों की अपेक्षा से होगा। पर्याप्तकों में व्यक्त होगा, अपर्याप्तकों में अव्यक्त होगा, इतना ही फर्क हो जाएगा। तो आप अव्यक्त की अपेक्षा से भी अगर कंसिडर करना चाहते हैं तो दोनों का जोड़ लेना पड़ेगा, और अगर आप सिर्फ जिनके पास सचमुच में दर्शनोपयोग प्रवर्तन रूप मतलब कार्य रूप जहां पर दर्शनोपयोग होता है, अगर उन्हीं की चर्चा करना चाहोगे तो आपको पर्याप्त चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों की चर्चा करनी पड़ेगी, उनकी संख्या लेनी पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने दोनों संख्याएं अलग बता दी। एक जगह पर कहा अगर आपको व्यक्त प्रवर्तनमान कार्य रूप अगर आपको दर्शनोपयोग देखना है तो वो संख्या कितनी आएगी, तो उन्होंने कह दिया जगत प्रतर को किससे भाग देना है, सूच्यांगुल के संख्यात्मक भाग का वर्ग करके भाग देना है। तो जो भी उत्तर आएगा, कितना उत्तर आएगा, एक विशिष्ट असंख्यात आएगा, तो वो विशिष्ट असंख्यात उनकी संख्या है। अब इसमें आप जोड़ लो, अव्यक्त वालों को भी जोड़ दो, क्योंकि किसी अपेक्षा से उनके पास भी तो चक्षुदर्शन है, उनके पास भी चक्षुदर्शन है। तो चक्षुदर्शन में गौण रूप से अगर उनको जोड़ना है तो वो जोड़ने के पश्चात कितना हो जाएगा, तो जगत प्रतर को प्रतरांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण से अगर भाजित कर देंगे तो उसका वहां पर वर्ग आ जाएगा। प्रतरांगुल का असंख्यात विभाग से अगर आप उसको भाजित कर देंगे तो वो उसकी संख्या निकल जाएगी, अव्यक्त की आएगी, और सूच्यांगुल के असंख्यात विभाग से किया तो व्यक्त की आएगी। अव्यक्त की मतलब अव्यक्त और व्यक्त को जोड़ करके ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, तो कुल संख्या, हाँ, दो संख्या अलग अलग बताई उन्होंने। ठीक है, महत्वपूर्ण यहां पर एक है कि बाकी का गणित छोड़ दो। सब लोगों को मैं यही कह रहा हूं, अगर गणित को समझने में दिक्कत आती तो वहां पर असंख्यात मान करके चल लो, किंतु इस बात को ध्यान रखना, आचार्य जो कह रहे हैं कि जिनके पास चक्षु दर्शन का उपयोग होता है, मतलब आपका और हमारा जैसे कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है चक्षु दर्शन का, तो ऐसा उपयोग लगने वाले जीव उनको व्यक्त चक्षु दर्शन कहा, और जो लब्ध पर्याप्तक जीव है
जिनमें इस प्रकार के चक्षुओं की रचना नहीं होती, इंद्रिय की रचना नहीं होती, उस प्रकार का कार्य रूप दर्शनोपयोग नहीं होता है, उनको भावरूप मान लिया। तो भावरूप और द्रव्य रूप, अव्यक्त रूप और व्यक्त रूप, ये दो कंसेप्ट जो है, ये दोनों कल्पनाएं, संकल्पनाएं जो है, इनको अच्छी तरीके से समझ लेना। बस ये महत्वपूर्ण है कि ऐसे भी जीव है, इसको समझ लेना। ठीक है, चलिए मीनाक्षी दीदी। मोटा मोटी में ऐसा समझ आया कि चक्षुदर्शन वाले असंख्यात है और दर्शन वाले अनंत है। नहीं, और नहीं अवधि दीदी, दर्शन आनंद की चर्चा कहीं पर नहीं चल रही है, दोनों असंख्यात असंख्यात ही है। एक इंद्रिय के हिसाब से अनंत के जाएंगे ना। वहां चक्षु दर्शन की चर्चा ही नहीं होगी, एक इंद्रिय में चक्षु दर्शन कैसे आएगा? अचक्षु दर्शन वाले अनंत, वह चक्षु ठीक है, अभी तक हमने अचक्षु की बात नहीं करी, चक्षु की कर रहे अचक्षु वाले अनंत, चक्षु वाले असंख्यात और अवधि दर्शन वाले संख्यात। अवधि दर्शन वाले भी असंख्यात, संख्यात आएंगे ना, चार गुण स्थान से 12 तक आएंगे ना वो। बट दीदी अवधि दर्शन तो देवों में है, नारकियों में है, तिर्यंचों में है, मनुष्यों में भी है ना, तो इसीलिए तो असंख्यात होंगे ही होंगे। और केवल दर्शन वाले कितने होंगे? अनंत हो गए सिद्ध के हिसाब से। हाँ, क्योंकि सिद्ध परमेष्टि की अपेक्षा से अनंत होंगे। और दूसरा है कि एक इंद्रिय से 3 इंद्रिय तक जो जीव होंगे तो उनमें मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो नियम से होता है, तब सिर्फ अचक्षु दर्शनावरण रहेगा और उनको अचक्षु दर्शनावरण का क्षयक्षम होगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए अर्चना दीदी। वंदना भैया जी। भैया जी, अपर्याप्तक में चक्षु दर्शन का अव्यक्त भाव रूप होता है, तो ये भाव रूप मतलब उनकी इंद्रिय नहीं बनी है, इसलिए भाव रूप को कैसे समझे, वो नहीं समझ में आ रहा। भाव को कैसे समझे? एक मिनट, भाव का अर्थ हर एक जगह पर जीवों के होने वाले भाव परिणाम नहीं लेना है। अच्छा, जो शक्ति रूप होता है उसे भाव, जैसे भाव इंद्रिय, द्रव्य इंद्रिय, ये इंद्रिय के 2 भेद किए थे ना। अच्छा, द्रव्य इंद्रिय तो समझ में आ रहा है कि अपने बन गए हैं, उपकरण सारे बन गए हैं, तो वो द्रव्य इंद्रिय। और भाव इंद्रिय क्या है? भाव इंद्रिय जीव का भाव है क्या? जीव के भाव 5 है, क्षयिक, औपचारिक, क्षयक्षमिक और औदयिक, पारिणामिक, ये 5 भाव। इसमें से कोई बात चर्चा यहाँ पर चल रही है क्या? नहीं। तो जो शक्ति रूप होता है, कर्म के क्षयोक्षम की अपेक्षा से जो जीव के पास शक्ति उत्पन्न होती है, उस शक्ति को भाव रूप कहा गया है। फिर भाव प्राण होते हैं, भाव इंद्रिया होती है, तो इस प्रकार से भाव शब्द आ गया है। जी जी। उसी प्रकार से द्रव्य संवर, भाव संवर, द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, ये शब्द भी आ जाते हैं। द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, ये भी आ जाते हैं। वहां पर किसकी अपेक्षा से चलेगा? कारण कार्य की अपेक्षा से चलेगा, परिणामों की अपेक्षा से चलेगा। तो हर एक जगह पर भाव शब्द का अर्थ जो है वो अलग अलग लेना है आपको। जी जी भैया जी। चलिए, आवाज पहुंच रही सब लोगों को? जी। स्वाति दीदी आप चेक कर लेना। चलिए रेखा दीदी अपना प्रश्न, फिर हेमांगी दीदी, फिर संगीता दीदी, फिर प्रमोद जी। अपर्याप्तक में चक्षु इंद्रिय दर्शन अव्यक्त है और लब्ध पर्याप्तक में तो अव्यक्त भी नहीं होगा ना। देखो, अपर्याप्तक और लब्धीय पर्याप्तक दोनों में फर्क कैसे करोगे? लब्ध पर्याप्तक की तो कभी भी पर्याप्तियां पूरी नहीं होगी। हाँ, और अपर्याप्तक को क्या कहोगे? पर्याप्ति क्या पूरी होगी ना, वो वही देखो। हाँ, तो ये यहाँ पर आपको ये समझना है, अपर्याप्तक ये मूल शब्द है, उसके 2 भेद, एक निर्वृत्त अपर्याप्तक और एक लब्धीय पर्याप्तक, है ना। तो निर्वृत्त अपर्याप्तक मतलब कैसा है? प्रोग्रेस में है, वो अभी काम चालू है, काम पूरा नहीं हुआ है, बस इसकी अपेक्षा से। और लब्धीय पर्याप्तक काम कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। तो दोनों जगह पर चक्षु इंद्रिय की रचना या अचक्षु इंद्रियों की रचना, द्रव्य रचना पूरी नहीं हुई है, इसलिए अपर्याप्तकों में उपयोग रूप प्रवर्तन नहीं माना गया है, उपयोग रूप कार्य दर्शन का नहीं माना गया है, सिर्फ भाव रूप माना गया है, शक्ति रूप माना गया है। ठीक है। चलिए, जैसे शक्ति रूप कैसे होगा? मान लो कोई बहुत बढ़िया सुंदर चित्रकार है, जैसे अभी हमारी रेखा दीदी अच्छे अच्छे भजन लिखती है ना। तो अच्छे जब भजन लिखती है, जब भजन वो लिख रही है, तब उनकी प्रतिभा की व्यक्तता हो रही है, हाँ या ना? किंतु अभी जो स्वाध्याय में बैठी है, तब
अभी कोई कविता के बारे में, काव्य के बारे में कुछ चर्चा चल रही है क्या? नहीं चल रही है। तो उनकी प्रतिभा उसके लिए व्यक्त हो रही है क्या? नहीं, वो लब्धि रूप में है, वो शक्ति रूप में है, वो अव्यक्त है। अव्यक्त है, हाँ। तो वो भाव प्रतिभा हो गई। जब उतरेगी कागज पर तब द्रव्य प्रतिभा होगी। तो काव्य रूप जब देखा जाएगा तो उसे द्रव्य कहेंगे, तही तो तब तक वो भाव रूप मानी जाएगी। ठीक। चलिए, हेमांगी दीदी, संगीता दीदी, फिर प्रमोद जी। वंदना भैया, जब भाव की अपेक्षा चक्षु इंद्रिय की संख्या गिनेंगे तो जो पर्याप्त जीव है उनको तो द्रव्य रूप और भाव रूप दोनों रूप होगा ना? दोनों भाव होगा, रूप बिल्कुल होगा, क्योंकि क्षयोक्षम उनके पास भी है। बट इनको अलग निकालने का कारण सिर्फ इतना ही कि व्यक्त अव्यक्तता की अपेक्षा से। इसीलिए हमने कहा कि एक एक संख्या आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ जहां पर कार्य रूप देखा जा रहा है, और एक संख्या मिलेगी दोनों रूप में। हाँ जी जी, बस वही पूछना था। पर उन्होंने अपर्याप्तक और पर्याप्तक ये दोनों अलग अलग कर दिए, इसको समझ लेना। क्योंकि पर्याप्तक, अपर्याप्तक और पर्याप्तक दोनों है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। इसलिए लब्धि पर्याप्तक की संख्या लब्धि पर्याप्तक की संख्या है, पर्याप्तक की संख्या पर्याप्तक की संख्या है, और दोनों का जोड़ करोगे तो कुल मिलाकर की संख्या आ जाएगी, ये भी समझ लेना। हाँ, मतलब जब दोनों को मिलाओगे तो भाव रूप से पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों की आएगी, दोनों की आएगी, और व्यक्त रूप पर्याप्तक दोनों की आएगी। व्यक्तता के रूप में पर्याप्तक की खाली आएगी। व्यक्तता की अपेक्षा पर्याप्तक की आएगी, और अव्यक्तता की अपेक्षा से अपर्याप्तक की ही आएगी, दोनों की मिक्स नहीं आएगी। हाँ बराबर, जी जी, वंदना भी। क्योंकि उन्होंने क्लियर किया कि ये कथन ही लब्धि पर्याप्तक की अपेक्षा से है, ये आचार्य ने क्लियर किया है। संगीता दीदी। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय का जो है भैया, तो ये इसका प्रमाण सेच्चु अंगुल से निकालना है क्या प्रतर अंगुल से निकालना ये है? थोड़ा सा धवलाजी में जाकर के देखना पड़ेगा कि उन्होंने सूच्यांगुल में कौन सा अंगुल लिया है। ठीक है, अभी यहाँ पर सिर्फ संदर्भ के रूप में वहां पर गाथा आई है, इसके पहले वगैरह जाकर के देखना पड़ेगा कि वो कौन सा अंगुल लिया है। यहाँ पर सिर्फ सूच्यांगुल, मतलब सूच्यांगुल में इन्होंने कौन सा अंगुल लिया है, उत्सित अंगुल की अपेक्षा से, वर्णने के प्रमाण अंगुल की अपेक्षा से है, ये जाकर के देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए प्रमोद जी। ये दीदी ने जो पूछा था यही मुझे पूछना था, यही पूछना। कौन सा अंगुल? अंगुल की चर्चा यहाँ पर उन्होंने, मैं यही कहा कि अंगुल उन्होंने बताया नहीं है, तो धवला जी का संदर्भ सिर्फ आया है, मुख्तार जी ने जितना लिया उतना मैंने बताया। ठीक, चलिए, और कोई? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, कहाँ गया पेज? अब आएगी संख्या अचक्षुदर्शनी, अवधि दर्शनी और केवल दर्शनियों की। उसके लिए भी एक चार्ट यहां पर दिया गया है, उस चार्ट को देख लेते हैं। क्योंकि गाथा में तो क्या बताया था? गाथा में बताया था कि अवधि दर्शनियों की संख्या अवधि ज्ञानियों की इतनी है, केवल दर्शनियों की संख्या केवल ज्ञानियों की इतनी है। तो वहां पर तुलनात्मक बता दिया था, अब यहां पर सीधे बता रहे हैं। तो यहां पर मैं शेयर कर रहा हूं, चार्ट देख लेना। गाथा में कहा था अवधि दर्शनियों की संख्या अवधि ज्ञानियों के समान है, और केवल दर्शनियों की संख्या केवल ज्ञानियों की संख्या, तुलनात्मक वहां पर बताया था। यहां पर बता रहे, पहले अचक्षुदर्शनी का देख लेते हैं।
अचक्षुदर्शनी का गुणस्थान तो हमने देख लिया था, और अनंत राशि है संसार की राशि से कुछ कम। अवधि दर्शनियों में गुणस्थान 4 से 12, क्योंकि अवधि दर्शन अवधि ज्ञान के साथ होता है, सम्यक के साथ में मुख्यता से कितने हैं, पल्य के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अवधि दर्शनी कितने हैं, पल्य के असंख्यातवें भाग प्रमाण। इसका अर्थ क्या करेंगे, पल्य का असंख्यातवा भाग मतलब क्या करेंगे वह, ये संख्या है, पल्य का असंख्यातवा भाग मतलब कितना, उत्तर असंख्यात ही आएगा, पर इसको समझाएंगे कैसे, पल्य का असंख्यातवा भाग मतलब क्या, कल्पना से दीदी, पल्य का असंख्यातवा भाग मतलब क्या। पल्य होता है उसमें असंख्यात का भाग देना। ये तो चलो अच्छी, मुझे अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो अब करूंगी अब बैठ के सब। चलो ठीक है, दीपा दीदी बता दो। वही पल्य का एक 100 समझेंगे, तो उसके 100 पट्टी के 100 टुकड़े करेंगे, और उसमें का असंख्यातवा भाग बोले तो एक छोटा वाला भाग ले लेंगे। चलो आपने पल्ले के जो 100 टुकड़े किए उसी को बताइए हमें, तो आपने बिल्कुल सही कहा, निषेध नहीं कर रहा हूं मैं कि पल्ले का असंख्यातवा भाग मतलब क्या है, बट पल्ले पल्ले कितनी संख्या लेंगे, पल्ले मतलब कितनी संख्या लेंगे, सागर से कम। सागर से कम, चलो 100 से ज्यादा, सागर से कम, पल्ले कितनी संख्या लेंगे, सुरेश जी। एक लंबे चौड़े गड्ढे को एक प्रमाण योजन, लंबे चौड़े अरे भाई यहाँ पर पल्ले का वो हम, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, वो तो पल्ले कैसे बनता है, पल्ले की आप चर्चा कर रहे हो, यहाँ पर पल्ले का अर्थ क्या लू, असंख्यात, असंख्यात पल्य भी असंख्यात है सर। बट पल्ले असंख्यात कैसे होता है, पल्ले असंख्यात कैसे, असंख्यात कोटिपूर्व। अरे नहीं भाई नहीं। चलिए राजेश जी, जागृति दीदी बताए। काल के हिसाब से संख्या। बहुत सुंदर, ये शब्द मुझे चाहिए था, काल प्रमाण से है ये, काल की अपेक्षा, बोलिए पल्ले में, काल की अपेक्षा, पल्ले में जितने समय आ जाएंगे उतने समय की संख्या ले लो, और उसके असंख्यात भाग करके ले लेना भाई, ठीक है। हाँ, एक क्षेत्र प्रमाण, काल प्रमाण, ये बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ले लेना। और केवल दर्शनी कितने हैं, संख्यात अरिहंत अवस्था के सहयोग केवली अयोग केवली, और सिद्ध परमेष्टि की अपेक्षा अनंतानंत, तो कितने हो जाएंगे, कुल मिलाकर के अनंतानंत ही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये संख्या प्ररूपना की बात आचार्य भगवान ने यहाँ पर करी, बहुत बढ़िया। चलिए, और किसी का प्रश्न है, तो ये संख्या प्ररूपना ज्यादा बड़ी नहीं है, ज्यादा गणित नहीं है, जितना गणित था उतना हमने बता दिया आपको। हाँ अरविंद जी, आपके प्रश्न पूछिए। वरना भैया ये अनंत जो चक्षु दर्शनी में अनंत लिया वो संसार राशि से कुछ कम, तो इसमें 13वें गुण से हम अनंत परविष्टि निकल जाएंगे। हाँ, संसार राशि कही है, संसार राशि से कुछ कम मतलब सहयोग केवली अयोग केवली निकल जाएंगे, बस इतना ही, दोनों निकल जाएंगे। हाँ बस इतनी संख्या, मतलब संख्यात ही कम करना है उसमें से। हाँ जी, और किसी का प्रश्न। चलिए बहुत बढ़िया, चैट में भी कोई प्रश्न नहीं है। हाँ स्मिता दीदी, आप पूछिए। पल्ले म्हणजे 20 कोडाकोडी सागर का एक पल्ले असं आपण म्हणतो ना, मग ते पल्ले तुम्ही आता काय घेतलं कळलंच नाही। 20 कोड़ा कोड़ी का सागर का पल्ले कहाँ बोलेंगे, सागर का पल्ले, 20 कोडाकोडी पल्ले का एक सागर। हाँ 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले का सागर कहाँ होता है, नहीं भैया 20 कोडाकोडी पल्ले म्हणजे थोडं जमलिंग झालं। नहीं चलो ठीक, गणित का मान आप देख लेना, वहां पर कन्वर्जन सारे दिए गए हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल आपकी बात ये ठीक है कि व्यवहार पल्य, अद्धा पल्य आदि जो बनते हैं उनके साथ में फिर कोड़ा कोड़ी 10 कोड़ा कोड़ी वगैरह लगाने के बाद में आपको सागर मिल जाता है, ठीक है, उस तरीके से उसको लगाना। यहाँ पर पल्ले की अपेक्षा से वर्णन कहा गया है। चलिए, तो अगर किसी के प्रश्न नहीं है तो हम दर्शन मार्गना को, बहुत छोटी सी मार्गना थी ये, तो दर्शन मार्गना कितनी बहुत महत्वपूर्ण है। दर्शन मार्गना में दर्शन और अवग्रह, इनमें जिनको फर्क समझ में नहीं आया है उनको दर्शन मार्गना नहीं समझी है।
ऐसे कोई बैठे क्या यहाँ पर जिनको दर्शन मार्ग नाम है? दर्शन और अवग्रह, क्योंकि दोनों में कहा गया था कुछ तो है, तो दोनों के कुछ तो है होने में कुछ जो फर्क है वो समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। चलिए, तो फिर दर्शन मार्गना का विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय हम यहीं पर संपन्न करते हैं। इत्याचार्य श्री नेमि चंद्र विरचितायाम गोमठ सारा परिणाम पंच संग्रह वृत्तो जीव कांडे विंशति प्ररूपणासु दर्शन मार्गना प्ररूपणा नाम चतुर्दशोधिकार। बोले गोमठ सार जीव कांड ग्रंथराज की जय, सिद्धांत चक्रवर्ती नेमि चंद्र महाराज की जय। भगवत्पाओ, आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।